हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एरिंग पॉइंट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हमारी, उसकी हिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आखेट खाद्य संग्रह थे वो कहाँ रहा करते थे, उनका नाम कैसे पड़ा और वो इधर उधर क्यों घूमते थे। साथ ही साथ उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है और उसके बारे में हमें जहाँ जहाँ से जानकारी मिलती है उन स्थलों के बारे में भी 2-3 के बारे में हमने जाना था। लेकिन ये सब जो घटनाएं चल रही थी ये एक काल विशेष में चल रही थी, जो कौन सा काल पुरातत्वविदों ने माना है, जिसका नाम रखा उन्होंने पाषाण काल। तो इसके 3 पार्ट हैं और हर एक भाग में क्या हो रहा है कि अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग विकास हो रहा है। तो इसी वजह से हमें इस काल को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, जो पाषाण काल है उसको प्राप्त स्रोतों के आधार पर या फिर उस काल में जो औजार बने उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रापाषाण काल। इसका काल हम देखते हैं अगर, तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, तो आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको ज़्यादा बस थोड़ा सा याद रखना है। आप किसी भी एक बुक का याद रख सकते हो। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लगभग 20 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पुरापाषाण काल जो है वो 2 शब्दों से पहली बात तो बना है। पहला पुरा प्लस पाषाण काल। पाषाण तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, यानी इस काल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्राचीन पत्थर हमें पाए गए हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। मुख्य जो भी हथियार औजार हमें जो मिले हैं वो मतलब कि पत्थर से ही बनाए गए हैं। तो इसमें एक और ख़ास बात है कि इतना लंबा काल था कि जो हमारे मानव है उसकी जो 99% इतिहास की जो कहानी है वो इसी काल में घटी, और इसीलिए इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक प्रापाषाण काल, दूसरा मध्य प्रापाषाण काल और उत्तर प्रापाषाण काल। तो उत्तर प्रापाषाण काल में हम क्या देखेंगे, जो हमारा हिमयुग है वो भी समाप्त होने लगेगा, तो जिससे क्या होगा, कुछ बदलाव भी आ जाएंगे हमारे जो पर्यावरण है उसके अंदर। पहले हम देखते हैं इन तीनों कालों में क्या हो रहा था, इसकी विशेषताएं। तो इसमें क्या था कि लोग कैसे थे, आखेट खाद्य संग्राहक थे, मतलब आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे और खाद्य का संग्रह भी करते थे। यानी कि वो जानवरों का शिकार करने के साथ साथ आसपास के जो जंगल होते थे वहाँ से फल फूल कंदमूल ये सब अपने खाने के लिए जमा करते थे। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता था, वो जितना खाते थे उतना ही वो जमा करते थे। साथ ही साथ ये रहते कहाँ थे, गुफा में रहते थे। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने गुफाएं किसकी होती थी, ज़्यादातर पत्थरों की बनी होती थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्हीं पत्थरों से क्या करा, अनेक औजार बनाए जिनसे वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे और साथ ही साथ जो इकट्ठा करते थे फल फूल उसमें भी वो काम आते थे, उनको साफ करने में और साथ ही साथ उनको प्राप्त करने में भी। तो इन्होंने सबसे पहले हस्तकुठार जैसा कुछ बनाया हुआ, जैसे हैंड एक्स भी कहते हैं, ये एक तरह की कुल्हाड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो फिर आता है बिदारनी, खुरचनी, इस तरह के बहुत सारे। खुरचनी जैसे आप देखते हो ना, खुरचने के लिए चाहे वो जानवर की खाल हो या फिर पेड़ की छाल हो, इस तरह की चीज़ों को खुरचने के लिए आता था काम में। फिर वेदनी, तक्षिणी, चॉपर, चॉपिंग और जो ब्लेड जैसे हथियार भी ये बनाने लगे थे। इसी काल में क्या देखने को मिलता है, हमें आग की खोज हुई थी। तो जो हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है वहाँ पर कुरनूल गुफाएं हैं, वहाँ पर क्या मिला है, पुरातत्वविदों को जो राख है उसके अवशेष मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है लोगों को आग का ज्ञान हो और वो उसका इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते हों, जैसे रोशनी के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए और साथ ही साथ जो उनका मांस होता था उसको पकाने के लिए। तो इससे क्या कर सकते थे, अगर मांस को वो पका भी सकते थे और थोड़ा उसको गर्म करके रख देते थे तो वो काफ़ी दिनों तक चलता, ख़राब नहीं होता। फिर आता है कि जो हमारा आधुनिक मानव होमो सैपियन था, जो चिंतनशील था, पहला मानव, उसका जन्म भी इसी काल में माना जाता है। और हमारा जो हिमयुग इतने सालों से चला आ रहा था उसकी समाप्ति भी इसी में देखने को मिलती है, जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे पर्यावरणीय बदलाव होंगे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ इस काल के स्थल के बारे में। तो हमारा पहला आता है नेवासा, दूसरा आता है बेलन नदी। तो नेवासा हमारा महाराष्ट्र में, बेलन नदी घाटी कहाँ पर है, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। और तीसरा आता है हमारा भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों, क्योंकि इस काल में क्या हुआ कि जो हमारे 3 काल हैं उन तीनों ही काल के जो चित्र हैं इन गुफाओं में हमें मिले हैं। जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें अनेक चित्र मिले हैं जो तीनों काल से रिलेट करते हैं। उनमें क्या है, कई सारे जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है जो कि अलग अलग काल में बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा मध्य पाषाण काल। जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसमें हमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रापाषाण काल था उसका जो अंतिम काल था उच्च प्रापाषाण काल, उसमें क्या होता है कि हिमयुग की समाप्ति हो जाती है। अब जो हिमयुग समाप्त हो गया तो यानी कि बर्फ थी वो हट गई, तो उससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी और
गर्मी बढ़ेगी, साथ ही साथ कहीं कहीं पे सूखा भी हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा। तो पारिस्थितिकी परिवर्तन का मतलब है कि वहाँ पर नए नए जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उगना। ठीक है, उगना का मतलब वनस्पतियों नहीं आना, और जो जीव जंतु थे उनको नए नए जीव जंतु आना। और ये जो जीव जंतु थे ये पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे आकार के थे। अब छोटे आकार के जीव जंतु होंगे तो उनका जो शिकार करते थे लोग पहले, तो बड़े हथियारों से करते थे। अब एक भाले से एक खरगोश को तो मार नहीं सकते, तो लोगों ने एक खरगोश को मारने के लिए खरगोश के टाइप का ही क्या बनाया, हथियार बनाया, यानी उसको छोटा बनाया। तो इस काल में हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हथियार देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो औजार थे बहुत छोटे छोटे बनने लगे, और औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगाने लगे, जिससे कि वो हंसिया टाइप का या फिर आरी टाइप का औजार बनाने लगे। देखो कुछ औजार इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे ब्लेड हो गया, अर्धचंद्राकार हो गया, हमारा त्रिभुज, भाला, चाकू, तीर कमान, खंजर, इस तरह के हथियार हो गए। तो जो हमारा पहला आता है कि जैसे अर्धचंद्राकार की बात करें तो ये इस तरह से होता था, इस तरह से। तो इसमें क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको पैना कर दिया, और इसको फेंक के मारेंगे तो क्या होगा, आसानी से ये शिकार कर पाएंगे। अगर त्रिभुज जो आकार की बात करें तो इसमें जो तीनों कोने होते थे बहुत ज़्यादा पैने होते थे, एक भी कोना अगर लग जाता शिकार के तो वो वहीं पर ढेर हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से भाले को ये फेंक कर मारने लगे बहुत ही दूर से बड़े बड़े जानवर को, और जो तीर कमान होता था उसको तो और भी दूर से उससे तीर से आसानी से मार सकते थे जानवर को। ये तीर पे कभी कभी क्या कर लेते थे कि जो जहर होता था उसको लगा लेते थे, जिससे कि जो बड़ा सा जानवर अगर इसको एक दो तीर में लग जाता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता था या फिर मर जाता था। तो इस तरह से लोगों ने क्या करा, जो हमारे नए नए औजार हैं उनको डेवलप करा। साथ ही साथ जो पुरापाषाण काल के जो औजार हमें मिलते हैं वो भी इस काल में देखने को मिलते हैं। इसके साथ एक नया बदलाव आया कि पशुपालन की शुरुआत हुई। अब ये कैसे हुआ, देखो हमने क्या देखा कि जो पारिस्थितिकी परिवर्तन हो रहा है, नए नए जीव जंतु आ रहे हैं और जो तापमान है वृद्धि हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हिमयुग समाप्त हो गया। अब हिमयुग समाप्त हुआ मतलब कि जो बर्फ जमी रहती थी हमेशा सतह पर वो अब समाप्त होगी, उसकी जगह क्या हो गया, पानी आ गया और नए नए घास के मैदान बन गया। अब घास के मैदान में घास को चरने के लिए जो जानवर होंगे वो आने लगे। तो लोगों ने उनके बारे में जानकारी हासिल की कि वो क्या खाते हैं, किस तरह से प्रजनन करते हैं, या फिर वो हिंसक हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में जब उनको जानकारी मिल गई तो उन्होंने धीरे धीरे उनको पालतू बनाने के बारे में सोचा। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो सबसे पहला पालतू जानवर बनाया होगा वो जो हमारा जो कुत्ता है उसको बनाया होगा। उसी जो कुत्ता है उसका जंगली पूर्वज कोई कुत्ता रहा होगा उसको बनाया होगा। क्यों, क्योंकि वो देखो अपनी तो सुरक्षा करता ही, हमारे काम का बहुत होता है, साथ ही साथ जो बाकी देखो खतरे होते हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो बाकी गाय हो गए, भेड़ बकरी हो गया, सबसे पहले भेड़ बकरी इन सबको क्या करा होगा, ललचाया होगा घास के थ्रू, ताकि वो उनके घर के सामने आए, उनको वो पकड़ लें। तो इस तरह से उन्होंने घास रख के भी लोगों को मतलब कि जो जानवर थे उनको ललचा कर पालतू बनाने की सोची होगी। इस तरह से क्या हुआ, अभी पशुपालन की शुरुआत खूब नहीं हुई थी, ये नवपाषाण काल में ही जाके होगी। लेकिन कुछ जानवरों को अभी पालतू कहीं कहीं बनाया जाने लगा था। लेकिन अभी कोई कोई जो मतलब कई जगह पे क्या हो रहा था कि हर जगह एक जैसा नहीं चल रहा था। कहीं क्या कर रहे थे कि पालतू जानवर बना लिए हैं, कहीं पे पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कहीं अभी लोग क्या हैं, अभी भी आखेट कर रहे हैं, यानी शिकार कर रहे हैं। दूसरा आता है कि आग का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग होने लगा। पहले हमने क्या देखा कि आग का वो सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उसको जला, उसके बारे में जानते हैं कि हाँ ये आग है, उसको जला भी नहीं पा रहे सही से। लेकिन अब क्या हुआ, उसको अच्छे से जलाने लग गए, उसका प्रयोग अच्छे से सीख गए। यानी वो उसको जैसे मांस होता था पहले, जितना खाते थे उतना ही, जैसे इन्होंने एक पूरा बड़ा जानवर करा, उसका शिकार करा, उसको उन्होंने जितना खा पाया खा लिया, बाकी मांस खराब हो जाता था। लेकिन अब क्या करने लगे, वो आग से उसको सेंक कर रख लिया करते थे, इससे वो कई दिनों तक चलता था। इस तरह से इसके आग के प्रयोग ये जानने लगे, या फिर रोशनी के लिए कहीं, या फिर बहुत से कार्यों के लिए कहें। और साथ साथ जो जानवर होते थे खतरनाक, उनको भी भगाने लग गए। और इसी कारण में हमें प्रक्षेप पात्र तकनीक का विकास हुआ। प्रक्षेप पात्र का मतलब होता है जो प्रक्षेप अस्त्र होता था, मतलब कि जो अस्त्र यानी कि हथियार उसको फेंक कर मारना। अभी हमने देखा ना यहाँ पर जो देखो तीर कमान आ गया, तो इस यही क्या होता है, प्रक्षेप अस्त्र की शुरुआत हुई यहाँ पर। यानी कि जो तीर कमान से यानी कि फेंक कर मारना, यानी भालू को जो भाला होता था उसको भी फेंक के मारना। ठीक है, तो इस तकनीक का विकास हुआ। अब इस काल में देखो आता है कि हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारा मिर्जापुर है, दूसरा बागौर और आजमगढ़ है। तो ये इन दोनों जगहों से हमें क्या मिला है, पशुपालन के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। और एक हमारा सराय नहर है, यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। अब देखते हैं हम नवपाषाण काल के बारे में। तो जो नवपाषाण काल है उसकी शुरुआत लगभग
10,000 साल से 6,000 साल वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो इसको महापरिवर्तन का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके अंदर आप देखोगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, उसके आधार पर माना जाता है। देखो, पहले हमने देखा कि पशुपालन की कुछ कुछ शुरुआत हो गई कहीं की जगह पर लोग, लेकिन कहीं पे अभी भी क्या कर रहे हैं, आखेट्स खाते हैं, संग्राहक हैं अभी भी, और कहीं कहीं पे पशुपालक बन नहीं गए, मतलब कुछ ही जानवरों को देखो पालतू बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पशुपालन की अच्छी शुरुआत होती है। लोग भेड़, बकरी, मवेशी पालने लगते हैं, यानी ऐसे जानवरों को पालने लगते हैं जो दूध देते हों, उनके फायदे के हों, और बड़ी मात्रा में पशुपालन शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो कृषि है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाती है। देखो, हमने क्या देखा था कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें क्या हुआ कि तापमान बढ़ने से नई जो जीव जंतु तो आए थे, साथ साथ वनस्पतियाँ भी आई थी। तो उनमें क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, जो उनकी जो गेहूं और जौ जैसी फसलें थी उनको उन्होंने बटोरना शुरू किया सबसे पहले खाने के लिए। जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब हमारे काफ़ी काम की हैं, तो किस मौसम में उगती हैं, कब पककर तैयार होती हैं, ये सब के बारे में जानकारी हासिल करने लगी। उसके बाद इन्होंने खुद उसके बीज को बोना शुरू कर दिया, और इस तरह से क्या हुआ, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। और पशुपालन की जो शुरुआत थी वो यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर साथ ही साथ पशुओं में वो जानवर भी पाले जाने लग गए जो दूध देते थे, यानी जो मवेशी थे, जैसे हमारे भेड़, बकरी, गाय हो गए, इस तरह के जानवर। तो अब क्या हुआ कि वो कृषि और पशुपालन करने लगे। तो देखो, कृषि में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी खेती होती है, यानी कि जो धान, जो भी फसल होती है उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसी तरह से पशुओं की भी रक्षा करनी पड़ती है बाकी हिंसक जानवरों से। तो इससे क्या हुआ, खानाबदोश जो जिंदगी थी, मतलब इधर उधर वो घूमते रहते थे यहाँ से वहाँ। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था ना, वो इधर उधर आखिरकार क्यों घूमते थे, उसके 4-5 कारण थे। तो उससे क्या हो गया, अब स्थायी निवास की ओर मतलब कि वो बढ़ने लगे, यानी कि वो वहीं पर रहने लग गए। क्योंकि वहाँ पर अगर वो नहीं रहेंगे तो कृषि की जो फसल है वो पूरी नहीं उग पाएगी, और बीच में वो छोड़ के जाना पड़ेगा उनको, जब तक कि बोने से लेकर काटने तक वो वहाँ पर रहने लग गए। इससे क्या हुआ, इस स्थायी निवास की शुरुआत हुई। अब रहने के लिए उनको घर का निर्माण उन्होंने करा। ठीक है, घर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो हमें घर के भी कई जगह साफ से मिलते हैं जो कि झोपड़ी टाइप के होते थे। आप देखो, अनाज का भी भंडारण करने लगे। क्यों करने लगे, कुछ तो वो उगाते थे, कुछ तो खा लेते थे, और खाने के बाद जो बचता था उसको, जो आगे दाना उनको बोना है, यानी बीज के रूप में जो बोना है, उसको भी संभाल के रखते थे। अब वो रखेंगे किसमें, तो रखने के लिए भी क्या करा उन्होंने, अब मिट्टी के मृदभांड बनाने शुरू कर दिए, जिसका उपयोग भी कई सारी चीज़ों के लिए किया जाता था। जैसे मृदभांडों का उपयोग साथ ही साथ ये बीज रखने के लिए तो करते थे, बाद में ये इसका इस्तेमाल जो खाना होता था उसको रखने के लिए भी करने लगे। और ये ज़्यादातर बीज को मिट्टी में भी गाड़ देते थे जिससे कि ये खराब ना हो। और साथ ही साथ अब यहाँ पर क्या हुआ, चाक के पहिए का भी आविष्कार हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मृदभांडों को बनाने के लिए चाक के पहिए का, जो कुम्हार का पहिया होता है ना, उसका आविष्कार होने लग गया। क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो मृदभांड थे वो काफ़ी मात्रा में बनने लगे। तो इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चाक पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। आग की खोज कब हुई, पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। अगर हम देखें कि आधुनिक मानव होमो सैपियन का विकास कब हुआ, तब हुआ पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आता है कि जो मृतकों की दफनाने की प्रक्रिया है वो इसी काल में देखने को मिलती है, नवपाषाण काल में। इसके प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिले हैं, जहाँ पर क्या है कि जो कुछ जानवर, जो हड्डियां हैं मानव की, कंकाल है, उसके साथ हमें कुछ जानवरों के जो कंकाल है वो भी देखने को मिलते हैं। वो संभवतः उनका, लोगों का ऐसा मानना है, प्राथमिक अनुमान लगाते हैं कि लोगों का ऐसा मानना होगा कि जब लोग मर जाते होंगे तो उनको परलोक में खाने के लिए भी इन जानवरों को रखा जाता होगा। लेकिन दफनाने की जो प्रक्रिया है वो इसी काल में हमें देखने को मिलती है, नवपाषाण काल में। और इसमें क्या हुआ, जो पत्थर थे, जो पॉलिशदार चकमक उद्योग था, उसका विकास देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले पत्थर थे, पत्थर के औजार थे, उनको और एकदम पॉलिश करके चमकाया गया है ताकि वो और पैने हो जाएं और धारदार हो जाएं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, चकमक उद्योग, यानी पॉलिशदार चकमक उद्योग। साथ ही साथ जो मृदभांड थे उनमें भी कई सारे फल फूल पत्तियां देखने को मिलती है, मतलब डिजाइन काफ़ी सारी देखने को मिलती है। और चौथा पॉइंट आता है कि इसमें औखली और मूसल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। जो अब देखो अनाज आ गया तो उनको पीसने कूटने के लिए क्या हुआ कि औखली और मूसल का प्रयोग करने लगा। और देखो, आप देख सकते हो कि अभी भी इनका प्रयोग वर्तमान में भी होता है, गाँव जो हमारे रूरल एरिया वहाँ पर होता है। आप देखते हैं इसकी जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला आता है बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर क्या है कि पुरातत्वविदों को गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग क्या करते थे, जो जमीन होती थी उसके अंदर गड्ढा बना के उसके अंदर रहते थे, और उसके गड्ढे के अंदर और बाहर दोनों जगह जो आग है उसको जलाने के परिणाम मिले हैं।
ऐसा लगता है कि वो जब ठंड ज़्यादा होती होगी तो वो गड्ढे में जलाते होंगे, अपना खाना पकाते होंगे, और जब ठंड कम हो जाती होगी तो वो बाहर अपना खाना पकाते होंगे या फिर आग जलाते होंगे। ठीक है। अब आता है गुफरकाल। यहाँ पे भी, ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, लेकिन सर्वाधिक जो हमारे हड्डियों के औजार हैं वो मिले हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट जगह हैं जो कि बुरझों और गुफरकाल हैं, ये दोनों ही कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अब आता है कि हमारे मेहरगढ़, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले कृषि की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिले हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर गेहूं जौ जैसी फसलों के उपजाने के जो साक्ष्य हैं यहीं से मिले हैं सबसे पहले। जो ये कहाँ का है, नवपाषाण काल का है। और साथ ही साथ यहाँ के लोग क्या करते थे, भेड़ बकरी जैसे जानवर को भी पालते थे, इसके प्रमाण भी मिले हैं हमें। ठीक है। तो हमारा फिर इसके बाद चिरांद आ जाता है। यहाँ पर क्या मिला, कई सारे हड्डियाँ, मतलब कि जो जानवर हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं। साथ ही साथ जो निवास के प्रमाण है कुछ झोपड़ी टाइप की वो मिले हैं, और कुछ पत्थर के औजार भी मिले हैं। और फिर आता है कोल्डी हवा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला है कि चावल उत्पादन की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, जो हमारे गंगा नदी है उसके उत्तर में क्या था कि जो सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वहीं पर उपजाया गया था। तो ये वहीं पर है, वहीं से क्या, ये कौन सी जगह है, वहीं पर कोल्डीवा। तो वहां से हमें ये चावल उत्पादन के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो मिले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।